सुप्रभात बच्चों। 17 नवंबर को मैंने आप लोग को पाठ 9 संज्ञा के बारे में समझाया था। उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार हैं और संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं। आप लोगों से कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी पूछे गए थे और आज मैं पुनः उसी पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न है। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे गौरी, गीता, रामायण, भारत, नदी, प्रसन्नता आदि। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि संज्ञा है क्या। संज्ञा का अगर हम विग्रह करें तो संज्ञा शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान कराना और सम का मतलब होता है भली प्रकार। तो भली प्रकार किसी भी शब्द का ज्ञान, भली प्रकार किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान का ज्ञान जो है वो हमारा संज्ञा है। यानी प्रारंभ में जब हम कुछ भी नहीं जानते थे तो हमारे पूर्वजों ने किसी न किसी शब्द को कोई न कोई नाम दिया, तो जो नाम उन लोगों ने उस समय रखा वही उस वस्तु या व्यक्ति की पहचान बन गई। तो इस तरह से संज्ञा का अर्थ है भली प्रकार ज्ञान। जो भी किसी वस्तु, व्यक्ति की पहचान है वो है संज्ञा। नाम है उसका या पहचान, वो संज्ञा कहलाता है। दूसरा प्रश्न है संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मैंने आप लोग को बताया था कि संज्ञा के वैसे तो 5 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही भेद माने जाते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मान लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं हमें समूहवाचक और जो पदार्थवाचक संज्ञा है वो अलग रूप में भी दिखाई पड़ती है। तो संज्ञा के मुख्य रूप से अगर पूछे जाएं तो 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो किसी एक विशेष व्यक्ति, जहाँ पर विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का ज्ञान होता है, तो वही जो शब्द किसी एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, महाभारत, दिल्ली, हिमालय आदि। बच्चों, वैसे तो आप लोग व्यक्तिवाचक के रूप में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कक्षा में अगर हम कहते हैं कि 30 छात्र हैं, तो 30 छात्र जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक नहीं कहलाएगा। अगर हम किसी भी छात्र को उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे कि यह सीमा है, यह सुरेश है, तो ये जो सीमा और सुरेश नाम है वो किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, क्योंकि उनको नाम बोलने से ही पता चलता है कि हम किस छात्र को बुला रहे हैं। तो इस तरह से तो विशेष व्यक्ति से यही तात्पर्य है। जैसे महाभारत कहें, महाभारत एक पुस्तक है, तो कहने से ही हमें एक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। दिल्ली कहें तो दिल्ली एक विशेष स्थान है, विशेष जगह पर है, तो उसका पता चलता है। हिमालय भी एक पर्वत है, विशेष पर्वत है। यदि पर्वत कहें तो सारे पर्वतों का ज्ञान होता है, लेकिन यदि हम हिमालय कहते हैं तो उससे एक विशेष पर्वत का ज्ञान होता है। तो ये है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का जो शब्द बोध कराएं उन्हें हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, महाभारत, दिल्ली, हिमालय आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़, घर, आम, चिड़िया, अध्यापक, छात्र आदि। अब आपने देखा इसमें जो भी शब्द हैं वो पूरी जाति अथवा समूह का ज्ञान कराते हैं। जैसे पहाड़ हम कहते हैं या पर्वत कहते हैं तो सभी पर्वतों का ज्ञान हो रहा है। घर कहने से भी सारे प्रकार के घरों का ज्ञान हो रहा है। आम शब्द कहने से एक कोई विशेष प्रकार का आम नहीं, सारे आमों का ज्ञान होता है। तो इस तरह से जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सभी पदार्थों, प्राणियों अथवा समूह का बोध कराए उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है आप लोग का भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था, कार्य आदि का बोध कराए उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, खुशी, मित्रता, सुंदरता, बचपन, यौवन, पढ़ाई। अब वीरता भाववाचक, जैसे हमने कोई वीर रस की कविता पढ़ी, मान लीजिए बूंदे ले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो ये है भाव, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। खुशी, माँ को देखते ही बच्चे के मुख पर खुशी दिखाई देने लगी, तो खुशी, उसके अंदर खुशी का भाव उत्पन्न हो गया। मित्रता, सुंदरता, बचपन, यौवन, पढ़ाई, पढ़ाई एक कार्य है, यौवन और बचपन अवस्था है, मित्रता और सुंदरता ये गुण हैं। तो ये सब जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। दो भेद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि समुदायवाचक या समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जो पदार्थ का ज्ञान कराएं, किसी द्रव्य का ज्ञान कराएं, किसी धातु का ज्ञान कराएं, उसमें द्रव्यवाचक आता है। समुदायवाचक जो है वो समूह से संबंधित होता है। तो इस तरह से बच्चों ये संज्ञा के वैसे 5 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 भेद हैं। अब इसी पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को भी हम समझ लेते हैं। प्रश्न 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में लिखे शब्दों की भाववाचक संज्ञाओं से करें। जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं उनसे हमें भाववाचक शब्द बनाने हैं और उसके द्वारा ही हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाक्य है, फसल पकते ही खेतों में खाली जगह शुरू हो गई। ब्रैकेट में आपके दिया हुआ है, कोष्ठक में दिया हुआ है काटना। काटना शब्द से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो वाक्य को पढ़ते ही हमें समझ में आता है, फसल पकते ही खेतों में कटाई शुरू हो गई। तो कटाई जो शब्द है वो भाववाचक है। काटना धातु से कटाई शब्द जो है वो भाववाचक बनता है। जैसे पढ़ना शब्द है उससे पढ़ाई भाववाचक शब्द बनता है, उसी तरह काटना से कटाई। तो फसल पकते ही खेतों में कटाई शुरू हो गई। दूसरा वाक्य है, मुझे कुछ रुपयों की खाली जगह है। अब ब्रैकेट में शब्द दिया है आवश्यक। आवश्यक विशेषण शब्द है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, तो आवश्यक शब्द से बन जाएगा आवश्यकता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तीसरा वाक्य है, कृष्ण और सुदामा में बड़ी गहरी खाली जगह थी। मित्र, मित्र जातिवाचक संज्ञा है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। कृष्ण और सुदामा में बड़ी गहरी मित्रता थी।
चौथा वाक्य है उसके, उसके खाली जगह को देखकर मैं डर गया। ब्रैकेट में शब्द दिया है पागल। पागल विशेषण शब्द है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो उसके पागलपन को देखकर मैं डर गया। तो पागल विशेषण शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी पागलपन। पांचवा वाक्य है वहाँ उसकी खाली जगह बिल्कुल नहीं चली और कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है चतुर। चतुर शब्द विशेषण शब्द है और इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। वहाँ उसकी चतुरता बिल्कुल नहीं चली। तो चतुरता, इस तरह से चतुर शब्द का जो भाववाचक संज्ञा बनी वो बनी चतुरता। तो वहाँ उसकी चतुरता बिल्कुल नहीं चली। तो बच्चों, ये आप लोग के प्रश्न 3 के उत्तर थे। और अब प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें। इसमें पहला प्रश्न है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन, विकल्प क्या है। हिंसा, महान, अध्यापक, अच्छाई। अब हमें इसमें जातिवाचक संज्ञा देखना है। हिंसा, हिंसा आप देखिए तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जब लोगों में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको हिंसा कहते हैं। महान, महान व्यक्ति, तो महान शब्द विशेषण है तो ये भी नहीं जातिवाचक संज्ञा है। अध्यापक, अध्यापक कहने से हमें सारे अध्यापक जाति का समूह का ज्ञान होता है। तो अध्यापक शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो हम अध्यापक शब्द पर टिक कर देंगे। अच्छाई, अच्छाई हमारे अंदर होती है तो ये भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद दूसरा वाक्य है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। इसमें हम देखेंगे हिमालय, पर्वत, चढ़ाई, नदी। तो हिमालय कहने से हमें क्या पता चलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है क्योंकि हिमालय किसी स्थान का नाम है। उसके बाद दूसरा शब्द है पर्वत। पर्वत कहने से हमें जातिवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है क्योंकि सारे पर्वतों का ज्ञान है। उसके बाद चढ़ाई, चढ़ाई शब्द जो है वो चढ़ना धातु से बना है। तो जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो वैष्णो देवी जब जाते हैं ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है तो चढ़ाई करते हैं। तो चढ़ाई क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। चढ़ना क्रिया से शब्द बना है भाववाचक चढ़ाई। चढ़ाई एक कार्य है तो कार्य को भी हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चढ़ाई, इस पे टिक कर देंगे। और नदी, जैसा कि पता ये जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद तीसरा वाक्य है मंडली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। अब मंडली, इसमें हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, किसी पदार्थ या धातु का ज्ञान तो हो नहीं रहा है इसलिए नहीं है। समुदायवाचक, मंडली से किसी समूह का ज्ञान हो रहा है, जैसे मित्रों की मंडली, गायकों की मंडली, तो समूह का ज्ञान हो रहा है इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा होगी। अगर द्रव्यवाचक और समुदायवाचक विकल्प न दिए हों तो ये जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी, लेकिन यहाँ विकल्प दिए हैं द्रव्यवाचक और समुदायवाचक, इसलिए मंडली जो है वो समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद चौथा प्रश्न है मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। इसमें भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। मिट्टी क्या है, एक पदार्थ है, तो पदार्थ या धातु को हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो ये मिट्टी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसको अगर समुदायवाचक द्रव्यवाचक न दिया होता तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती, लेकिन यहाँ विकल्प दिए हैं इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है पढ़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है। अब पढ़ना एक क्रिया है वैसे, है ना, और इससे भाववाचक शब्द बनेगा पढ़ाई। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई एक कार्य है, तो पढ़ाई
जो है इसकी भाववाचक संज्ञा है। और इस तरह से बच्चों आप लोग जो है इसमें टिक कर देंगे पढ़ाई शब्द में। पढ़ मूल धातु है, पढ़ा क्रिया है और पढ़ाकू जो है पढ़ने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो पढ़ाकू संज्ञा शब्द है, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से इसमें सही विकल्प जो है वो पढ़ाई है। तो इस तरह से बच्चों एक बार पुनः इसके उत्तर भी देख लीजिए आप लोग। जैसे फसल पकते ही खेतों में कटाई शुरू हो गई, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। कृष्ण और सुदामा में बड़ी गहरी मित्रता थी, उसके पागलपन को देखकर मैं डर गया, वहाँ उसकी चतुरता बिल्कुल नहीं चली। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? अध्यापक। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? चढ़ाई। मंडली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? समुदायवाचक। और मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? द्रववाचक। पढ़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? पढ़ाई। तो बच्चों अब यह पाठ आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई परेशानी या समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।